बहुत विशेष नहीं थी, बहुत ही गरीब घर में पैदा हुए थे बिरसा मुंडा। और ये चूंकि मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ, इसलिए बहुत सारी ऐसी बातें जो साहित्य के लोगों को मार्मिक लगती हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण होती हैं। बिरसा का बचपन बहुत कष्ट में बीता था, बहुत परेशानी में बीता था। और ये बात इसलिए जाननी चाहिए क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो महानायक हो जाता है एक समय के बाद, भगवान हो जाता है, वो किन परिस्थितियों से उठकर आया है ये भी हमें जानना चाहिए। बिरसा के पिता के पास इतना भी आमदनी नहीं थी कि वे बिरसा को पाल सकते। बिरसा अपनी मौसा के साथ रहे कुछ समय तक बचपन में, और बांसुरी बजाते थे बहुत अच्छी। ये बात सुनने से अजीब सी मन में गुदगुदी होती है कि एक बच्चा जो बांसुरी बजाता हो, बांसुरी बजाने के लिए इतनी पिटाई खाया उन्होंने बचपन में। एक बार उनकी एक बकरी उठाने गया जंगल में बाहर, उनके मौसा के। मौसा कड़क मिजाज के थे, इतना पीटा उनको तो बिरसा बेचारे भाग खड़े हुए वहां से। और फिर अपने मामा के साथ रहे, उनके मामा ने उनको मिशनरी स्कूल में पहुंचाया था। ये उनके मामा का योगदान था कि वो मिशनरी स्कूल में पढ़ने के लिए गए बिरसा मुंडा। और फिर वहां पढ़ने लगे, चीजों को देखने लगे, जानने लगे। बिरसा मुंडा का निर्माण उसी मिशनरी स्कूल में हुआ। इसका कारण मिशनरी स्कूल नहीं था। जिस चीज को हमें समझना चाहिए, और इतिहास को शायद ऐसे ही देखने का एक तरीका है कि कोई भी चीज एकाएक हवा में प्रकट नहीं होती है, कोई न कोई उसकी भूमिका बनती है, कुछ उसका आधार बनता है। बिरसा मुंडा जब पढ़ रहे थे उन दिनों झारखंड में एक आंदोलन ऑलरेडी चल रहा था। बिरसा मुंडा ने कोई आंदोलन चलाया और गुलाम, उसके पहले झारखंड में मेरी जानकारी में कम से कम 10 से ज्यादा बड़े आंदोलन हो चुके थे, 10 से ज्यादा। आप विश्वास नहीं करेंगे, जब ठीक से कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज बना नहीं था, उसके 25-30 साल पहले झारखंड के आदिवासियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह कर दिया। 1780 के बाद ही, 1780 के बाद, इधर 1800 का छोड़ दीजिए, 1780 के बाद ही तिलका मांझी ने विद्रोह कर दिया था। और क्यों कर दिया था? ट्राइबल लोगों के लिए मामला, जैसा मैं पढ़ के वहां का लिटरेचर और इतिहास जानता हूं, मामला सिंपल था उनके लिए कि हमारे इलाके में, हमारी जमीनों पर, हमारे रिसोर्सेज पर आप इंक्रोच मत करो। कोई दूसरा आदमी उसको कंट्रोल में नहीं ले सकता, कोई दूसरा सिस्टम उसको कंट्रोल में नहीं ले सकता। इस बात को लेकर उनका आंदोलन शुरू होता था और वो बढ़ता रहता था, अलग अलग कारणों से बढ़ता रहता था। तो बिरसा के आंदोलन के पहले 10 आंदोलन हो चुके थे, 10 से ज्यादा आंदोलन हो चुके थे झारखंड में। झारखंड कहने का मतलब ये नहीं झारखंड केवल, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ये जो पूरा इलाका है उधर का, जिसको गूगल उसमें कागजों में कानूनी कोह कहा जाता है। जब वो पढ़ रहे थे बिरसा मुंडा, उन दिनों एक सरदारी आंदोलन चल रहा था झारखंड में। मैं ये बात इसलिए इसका जिक्र करना चाहता हूं क्योंकि इससे हम ठीक समझ पाएंगे कि बिरसा का मनोमस्तिष्क बन कैसे रहा था, क्यों वो तैयार हो रहे थे इस आंदोलन के लिए, और कैसे क्या चीज उनको बना रही थी। सरदारी आंदोलन चल रहा था, किसी सरदार से उसका संबंध नहीं है। बेसिकली मुंडा लोग उनके अपने ये होते थे, मुखिया होते थे, मानकी कहते थे। तो मानकी सिस्टम उनका चलता था, हर गांव में अपना मुखिया है, हर दिल्ली का मुखिया है, मानकी सिस्टम चल रहा था। जमींदारों ने, महाजनों ने और अंग्रेजी व्यवस्था ने, इन तीनों ने मिलकर उनके सिस्टम को तोड़ दिया था। मैंने मानकी का कोई मतलब नहीं रहा। तो मुंडा लोग इस बात की मांग कर रहे थे, किससे? ब्रिटिश सरकार से, कि आप जमींदारों को हटा दीजिए, वे मानकी को नहीं मानते हैं। आप महाजनों को हटा दीजिए, वो भी मानकी को नहीं मानते हैं। हमें ब्रिटिश सरकार से हम अनुरोध कर रहे हैं कि वो हमारी रक्षा करे, और हम सीधे टैक्स उसी को देंगे, ब्रिटिश सरकार को सीधा टैक्स देंगे। ये सरदारी आंदोलन था जो बिरसा मुंडा के पढ़ने के दौरान चल रहा था। अब ये बहुत स्वाभाविक बात है कि एक ट्राइबल इलाके में, अभी भी आप झारखंड जाकर देखें और सोचिए कि 100 साल पहले, 150 साल पहले अगर इस तरह का आंदोलन ट्राइबल लोग चला रहे हैं तो सरकार के ऊपर कैसा उसका प्रभाव पड़ता है। मिशनरीज के अंदर भी इसकी चर्चा होती थी,
सरदारी आंदोलन की, कि भाई मुंडा लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि ब्रिटिश सरकार हमारी बात सुने। यहाँ एक फर्क है, वो ब्रिटिश सरकार को ठीक मान रहे हैं, सरदारी लोग, मानकी लोग ये मान रहे थे कि ब्रिटिश सरकार ठीक है, वो हमारी मांग मान ले और ये कह दे कि भाई ये बीच के जमींदार हैं और जो महाजन हैं ये हट जाए, खत्म हो जाए, हम सीधा टैक्स इनको दिया करें। इस बात की डिबेट जो टीचर पढ़ाते थे क्लास में, मिशनरी जो जहाँ पढ़ रहे थे बिरसा मुंडा, वहाँ भी इसकी चर्चा होती थी। और इस चर्चा में चूंकि जो लोकल चर्च था उनका संरक्षण तो जमींदार ही कर रहे थे, लोकल जमींदारों का जो सिस्टम था वही उनका संरक्षण कर रहा था बहुत बार, इसीलिए उनको ये पसंद नहीं था सरदारी आंदोलन, तो उसकी आलोचना करते थे। और वहां से बिरसा मुंडा का मन धीरे धीरे इस बात के लिए तैयार होने लगा कि आखिर हम लोग, हमारे लोग तो क्या ही मांग कर रहे हैं, वो तो केवल यही कर रहे हैं भाई हम टैक्स देंगे, देने को मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप हमसे हमारी लूट मत करिए, हमारे साथ लूट पाट मत करिए, हमारा सिस्टम रहने दीजिए, हमारा जो देसी सिस्टम है, हमारे देश का जो आदिवासी देश का सिस्टम है उसको चलने दीजिए। बिरसा मुंडा ने जब अति हो गई उन्होंने छोड़ दिया इसको। मैं इस बात पे इसलिए जोर देके कह रहा हूं सरदारी आंदोलन की बात, क्योंकि बिरसा मुंडा ने शुरू ही किया यहीं से बात कि हम ब्रिटिश सरकार को भी नहीं मानते, सरदारी आंदोलन से आगे चले गए। क्यों गए? क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि ब्रिटिश सरकार भी इन्हीं के गठजोड़ में है, जो जमींदार हैं, जो महाजन हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं, लकड़ियों के सौदागर हैं, जो वही उन्हीं के साथ ब्रिटिश सरकार ही उनको संरक्षण दे रही है, ब्रिटिश सरकार ही उनको मान्यता दे रही है, उनको यहां रहने दे रही है। ये बात समझ में आ गई थी बिरसा मुंडा, इसीलिए उन्होंने सरदारी आंदोलन से एक कदम आगे बढ़ने शुरू किया और कहा कि हम जमींदारों को तो नहीं मानते हैं, महाजनों को तो नहीं मानते हैं, हम ब्रिटिश सरकार को भी नहीं मानते हैं, उनको भी टैक्स नहीं देंगे, क्योंकि ये जमीन, ये जंगल, ये सब कुछ हमारा पहले से हमारे पुरखों का है। और ये बात समझ में आने के बाद उन्होंने छोड़ दिया, फिर अपने पिता की खोज में गए, अपने गांव में गए, 2-3 गांव के बाद उनके पिता मिले, फिर धीरे धीरे यहाँ वहां भटकते भटकते उन्होंने इसका प्रचार करना शुरू किया। फिर तो कहानी सब आप लोग जानते ही हैं कि कैसे उन्होंने सेवा की बीमारी फैल गई, तो उसमें उन्होंने सेवा के लोगों की चर्चित हो गए, लोकप्रिय हो गए। और जब उन्होंने ये सब मांग करना शुरू किया कि भाई हमारे लोगों को, हमारे लोग टैक्स नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे टैक्स? क्योंकि ये सब कुछ जल जंगल जमीन तो हमारा है, हमारे ही लोगों का है, इसलिए टैक्स नहीं देंगे, हम किसी ब्रिटिश सरकार को टैक्स नहीं देंगे। और इसके लिए उनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के लिए कौन लोग आए? जिसने उनकी रेकी कराई। वहां एक जमींदार था जिसका नाम था जगमोहन सिंह। जगमोहन सिंह ने उनको गिरफ्तार कराने के लिए रेकी कराई। मैं जितना झारखंड को जानता हूं, अगर वहां जगमोहनों को हटा दिया जाए तो मामला थोड़ा ठीक हो जाए, सुधार हो जाए। उस जमाने में एक जगमोहन सिंह इतना पावरफुल था कि उसने बिरसा मुंडा की रेकी कराई और उनको पकड़ने के लिए पुलिस के बल के साथ अपने आदमियों को भेजा और बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी की। गिरफ्तार करके उनको जेल में डाल दिया गया। 3 साल की सजा हो गई। संयोग ऐसा था कि महारानी का जन्मदिन था, ना कुछ था, उनका गद्दी का कुछ होने का था और माफी हुई, आम माफी हुई, बिरसा मुंडा को भी छोड़ दिया गया जेल से। और वो 2-3 साल बहुत क्रिटिकल है, 2 साल जब बिरसा मुंडा को जेल से छोड़ दिया गया, उन्होंने बड़े पैमाने पर गांव-गांव घूम के सभाएं की, बहुत जगहों पर गए। डोंबारी पहाड़ जिसका हम जिक्र कर रहे थे, डोंबारी पहाड़ पे ही उनके आंदोलन का केंद्र था। उन्होंने डोंबारी पहाड़ पे लोगों को, डोंबारी पहाड़ पे एक गांव नहीं है, कई गांव हैं आदिवासियों के। डोंबारी पहाड़ बहुत बड़ा पहाड़ है। पूरे इलाके में उन्होंने, रांची के पूरे इलाके में, खूंटी के पूरे इलाके में उन्होंने आंदोलन चलाया, लोगों को अवेयर किया, लोगों को जगाया। फिर वे सिंहभूम के इलाके में चले गए, जो सिंहभूम जिला है उसके इलाके में चले गए, वहां लोगों को जगाया, वहां लोगों से बात की। बिरसा मुंडा को एक समय के बाद यह लगा कि कुछ बातें केवल कहने से नहीं होंगी, मुझे इसके लिए कुछ पंथ चलाना चाहिए।
कुछ एक सुधार करना पड़ेगा। और तब मैं समझता हूँ कि बिरसा मुंडा का जो आज़ादी के आंदोलन के अलावा एक बहुत बड़ा जो योगदान है वो है जो उनका बिरसाई पंथ। बिरसाई पंथ के बारे में बहुत सारी बातें लोग कहेंगे। मुझे जो बहुत अच्छा लगता है, उन्होंने कहा कि शराब मत पियो, ये आदिवासियों के लिए कितना जरूरी है। मैं झारखंड पे काम किया हूँ, ग्रासरूट पे जाके, मैं ये इसको बहुत इतना आवश्यक समझता हूँ, मैं ही जानता हूँ और वहाँ के एक्टिविस्ट जानते होंगे कितनी बुरी लत है। मैं शराब को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन ये जो शराबी हो जाने की लत है, इसने बड़े पैमाने पर झारखंड के आदिवासियों का नुकसान किया। इसको किसी प्रोग्रेसिव मॉडर्न निगाह से देखने की आवश्यकता नहीं है। मैं खुद मानता हूँ कि शराब पीना कोई खराब बात नहीं है, आप स्वेच्छा से पीजिए, कोई हर्जा नहीं है। लेकिन एक पूरी कम्युनिटी को शराबी बना देना कि वो कर्ज लेके शराब पी रहे हैं और पूरी कम्युनिटी इसमें डूब जाती है, खत्म हो जाती है, ये तो मैं नहीं मानता कि किसी शराब को किसी प्रोग्रेसिव निगाह से देख के ये सब होने देना चाहिए। वो जिसको पीना है पिए, कोई रोक भी नहीं है। लेकिन एक पूरा समुदाय बर्बाद हो गया इस चक्कर में। आपको पी के मिल जाएंगे, शाम को 100 रुपए की मजदूरी किया है, 100 रुपए के दारू के खत्म कर दिया है। ग्राफिक पे जाने से बहुत सारी समस्याएं दिखाई देती है। बिरसा मुंडा ने कहा शराब नहीं पीना है। बिरसा मुंडा ने एक बात कही, उन्होंने कहा केवल एक ही देवता है, सिंह गोंगा, दूसरा कोई गोंगा नहीं, दूसरा कोई देवता नहीं, कोई गोंगा नहीं। क्यों कहा उन्होंने? उसका उदाहरण देखिए कितना रोचक दिया उन्होंने। एक मुआ गोंगा होता है। मुआ गोंगा मतलब वो भूत जो खराब वाला है, पूरी वाली स्पिरिट है जो नुकसान पहुंचाती है, मुआ गोंगा है। मुआ गोंगा क्या करता है कि वो किसी को मारता है। तो जैसे आपको किसी को मारना है, मान लीजिए कि साइमन सर है मेरे दुश्मन है, तो मुझे इनको मारना है क्योंकि बहुत बड़े पद पे पहुंच गए हैं, इनको मार देना है मुझे। तो मैंने आज घर में मुआ गोंगा की पूजा की। वो घर में करते हैं, बाहर में किसी को पता चले, घर में करेंगे मुआ गोंगा की पूजा और उससे कहेंगे भाई मार दो उनको। बिरसा मुंडा ने कहा कि एक बार मुआ गोंगा से ये कहो कि जमींदार को मार दे। मुआ गोंगा जमींदार को तो नहीं मार पाता है, महाजन को तो नहीं मार पाता है, किसी आदिवासी को ही मारता है मारने से। अंग्रेज सरकार को तो मुआ गोंगा नहीं मार पाता है। तो इसीलिए किसी भी तरह के दूसरे गोंगा की पूजा नहीं करनी है, और खासतौर पर इस तरह का निगेटिव जो गोंगा है इनका पूजा तो करना ही नहीं। इसी बात को उन्होंने और आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा बलि मत दो, बकरी का मुर्गी का बलि मत दो। क्यों मत दो? क्योंकि तुम कहते हो कि बलि देने से काम हो जा रहा है, तो बलि देने से तुम्हारा जमींदार क्यों तुम्हारा टैक्स माफ नहीं कर देता है? तुम दे दो उसके नाम से एक बलि। तो मैं ये समझता हूं कि कितना लॉजिकल तरीके से उन्होंने इस बात को लोगों को समझाया। अगर वो सीधे सीधे कहते कि एक बलि मत दो आज से, शायद लोग समझने में दिक्कत होती लोगों को। उन्होंने कहा भाई तुम्हारी बलि से जमींदार को कुछ नहीं होता, इसका मतलब तुम्हारी बलि में ताकत नहीं। और ये बात उन्होंने लोगों को समझाने में सफलता पाई बिरसा मुंडा ने। बड़े पैमाने पर लोग उनके फॉलोअर हो। मैं पिछले वाले भाषण में मैंने गया मुंडा का जिक्र किया था पिछले साल। गया मुंडा जो लड़ते हुए मरे, ऐसी फिल्में बहुत सारी हॉलीवुड में बनती हैं आजादी के आंदोलन पर, जिसमें लोग लड़ते हुए। ब्रेव हार्ट एक फिल्म है बहुत सुंदर, मैंने आप जिसमें देखेंगे स्वतंत्रता संग्राम के लिए लोग लड़ते हुए जान देते हैं, पहुंचाना मुश्किल था। इसीलिए उन लोगों ने बम्बारी पहाड़ को चुना था और वहां से खैर आंदोलन शुरू हुआ। और इसको जैसा कहा गया कि उन्होंने तय किया कि 24 दिसंबर को ही हमला करेंगे। 25 दिसंबर को बड़ा दिन है, आप जानते हैं 25 दिसंबर को। तो 25 दिसंबर को ईसाइयों का बड़ा दिन होता है, तो उन्होंने टारगेट किया था कि 24 से ही हमला करेंगे ताकि सब वो पैसिव होकर रहे, त्योहार के मूड में रहे, तो हमारे लिए हमला करना ज्यादा आसान है। उन्होंने हमला किया, कुछ लोगों को मारा और फिर लड़ाई चल पड़ी, बहुत सारे लोग मारे गए। आदिवासियों ने तीर धनुष से कितनी लड़ाई होगी, संभव नहीं है। मैं नागाओं के बारे में पढ़ रहा था कि नागाओं ने एक बार चैलेंज किया ब्रिटिश जो कमांडर था उसको। उन्होंने कहा कि भाई आ जाओ, भाले से लड़ाई होगी। और ब्रिटिश कमांडर क्यों भाले से लड़ाई करने जाएगा, वो तो गोली से ही करेगा, बंदूक से। नागाओं ने कहा कि वीरता अगर तुम्हारे में है तो तुम आओ, भाले से लड़ाई होगी। मैं सोचता हूँ कि दुनिया के इतिहास में इसको भी देखा जाना चाहिए कि जो लोग हार गए, केवल उनकी हार नहीं देखी जानी चाहिए, उनका पक्ष भी देखा जाना चाहिए।
बताइए बेचारे भाला लेके खड़े हैं पहाड़ में, करें भैया भाले से फैसला होगा कि कौन अच्छा लड़ाकू है कौन नहीं है। और सही बात है, भाले से लड़ने में तो अंग्रेज लोगों को भागना ही पड़ता छोड़ के मैदान। वैसे ही वहां तीर धनुष लेके खड़े थे कुमारी पहाड़ पे आने से, और यहाँ से बंदूक के सामने कभी नहीं रुक पाना था, न भाला रुक पाना था, न तीर धनुष रुक पाना था। तो हर हाल में हारना था, किसी तरह से भी हारना ही था, जिस तरह का नेटवर्क था अंग्रेजों का। बिरसा मुंडा लेकिन नहीं पकड़े गए गंगवाली, उनको इतना आसानी से नहीं पकड़ा जा सका। उनको पकड़ा तभी जा सका जब उनके ही एक आदमी ने इसके लिए गद्दारी की, तभी उनको पकड़ा जा सका। और पकड़ने के बाद की कहानी सब लोग जानते हैं, बहुत ही खराब तरीके से उनको गिरफ्तार करके रांची लाया गया और वहाँ जेल में रखा गया। कुछ ही दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई है। जैसे ऐसा कहा जाता है कि जहर दिया गया था, जिस कारण से भी उनकी मृत्यु हुई थी। लेकिन बिरसा मुंडा ने जेल में जो लोग उनसे मिले, उनसे उन्होंने पहली बार जब वो जेल गए तब भी, और दूसरी बार जब वो जेल गए तब भी, और रास्ते में उन्होंने लोगों से ये कहा कि उलगुलान खत्म नहीं हुआ है। उलगुलान में जो उन्होंने आंदोलन शुरू किया था वह महान आंदोलन खत्म नहीं हुआ। उलगुलान चलता रहेगा, मैं फिर लौट के आऊंगा, मैं फिर लौट के आऊंगा। ये इसको आप टेक्निकली देख सकते हैं कैसे क्या मीनिंग इसका निकल सकता है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं फिर लौट के आऊंगा, ये आंदोलन चलता रहेगा। आप इसके दूसरे अर्थ लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें झारखंड की स्थिति को, वहाँ पे वहाँ के आदिवासी समाजों को, उनके आंदोलनों को, तो हम ये पाते हैं कि उसके बाद भी आंदोलन रुका नहीं। बिरसा मुंडा का उलगुलान आखिरी आंदोलन नहीं था, उसके बाद भी झारखंड में आंदोलन होते रहे, आदिवासी लड़ते रहे। ये बात प्रमाणित करती है कि आदिवासी आंदोलनों के लिए बिरसा मुंडा बहुत बड़ा फिगर है, लेकिन केवल उनके होने से आंदोलन होगा ऐसा नहीं है। जब वो नहीं होंगे तब भी आंदोलन होगा, और जब वो नहीं थे तब भी आंदोलन हो रहा था। लोग अपने अधिकारों की बात तब भी कर रहे थे जब बिरसा मुंडा नहीं थे, और उनके जाने के बाद बिरसा मुंडा एक महान टीचर के रूप में उनको समझा जाना चाहिए, महान अध्यापक के रूप में, आदिवासी समाजों के अध्यापक के रूप में समझा जाना चाहिए, जिन्होंने लोगों को रहन सहन भी सिखाया, सांस्कृतिक सुधार भी किया, एक तरह से पूरे समाज की संस्कृति को बदलने की कोशिश भी की, और ये भी सिखाया कि अगर कोई अन्याय आपके साथ हो रहा है, अगर आपके अधिकारों के साथ कोई छेड़छाड़ हो रही है, तो उसके खिलाफ लड़ना भी सिखाया बिरसा मुंडा। मैं सोचता हूं कभी कभी कि यहाँ पढ़ाते हुए बैठ बेगारी, बिरसा मुंडा के समय बैठ बेगारी होती थी वहां पर। पिछली बार महाजनी का मैंने उदाहरण दिया था, इस बार बैठ बेगारी का देता हूं, कैसी बुरी स्थिति थी। बैठ बेगारी के कई तरीके थे, लेकिन एक तरीका ये था कि आपको जमींदार थोड़ी सी जमीन दे देगा, उसके बदले में जीवन भर आपको फ्री में उसका सारा काम करना है। उसकी सारी खेती बाड़ी, उठना बैठना, शरीर का मालिश, पशु देखना, सफाई करना, घर उसका मेंटेन करना, मैंने सारा चीज बैठ बेगारी है। आप उसके बेगार हैं, मुफ्त में पूरे जीवन भर आपको उसका काम करना है। और अगर आप नहीं करेंगे आप पीटे जाएंगे। कई बार अगर आप बहुत विरोध करते हैं तो मरने तक मार देंगे। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बिरसा मुंडा जैसे लोग यूं ही जन्म नहीं लेते हैं। ऐसी परिस्थितियां हैं जो किसी को बिरसा मुंडा तक पहुंचाती हैं, उस स्थिति तक पहुंचाती हैं। उन परिस्थितियों का हम सब सोचते हैं कि ठीक हो जाए, समय आने से उम्मीद करते हैं कि ठीक भी हो जाएंगे। जैसा मैडम भी कह रहे थे कि पोस्ट इंडिपेंडेंट और ट्राइबल एजुकेशन में बहुत सुधार आया है। हम सब चाहते हैं कि ऐसा कुछ आए, ऐसी कोई व्यवस्था हो कि धीरे धीरे परिस्थितियां ठीक हो जाए। बिरसा मुंडा की जरूरत बार बार नहीं पड़े, समाज सुधारक के रूप में आए, लेकिन एक लड़ने के योद्धा के रूप में बार बार की आवश्यकता न पड़े। वो जो एक गीत गाते थे, मैं लिटरेचर का स्टूडेंट हूं इसलिए वो बताना चाहता हूँ आपको, अपने लोगों को गाना गा के सुनाते थे बिरसा मुंडा। आप सब जानते हैं ट्राइबल सोसाइटी में गाने का कितना महत्व है। मैं गा नहीं सकता, पढ़ के बता लेकिन कैसा भाव है उस गीत का, सुनिए। हिंदी तर्जुमा है उसका, हिंदी अनुवाद है उसका। विशाल नदी में बाढ़ आई है, विशाल नदी में बाढ़ आई है, आसमान में धूल भरी आंधी उमड़ घुमड़ रही है। ओ मैना चली जा,
चली जा ओ मैना, मैना एक चिड़िया का नाम, ओ मैना चली जा ओ मैना, जंगल में आग और धुआं जोरों से उठ रहा है, ओ मैना चली जा ओ मैना। तुम्हारे माँ बाबा बरसाती तूफान में असहाय बहे जा रहे हैं, ओ मैना चली जा ओ मैना। ये बिरसा मुंडा अपने लोगों को गा के सुनाते थे। धन्यवाद।